हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती। भर्ती के बारे में डिटेल जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि भर्ती या रिक्रूटमेंट कहते किसे हैं। सो लेट्स सी व्हाट डज मीन्स रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी भर्ती प्रत्याशित कर्मचारियों को खोजने व कार्य हेतु आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने की सकारात्मक प्रक्रिया है। अब बात कर रहे हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिप्पो, it is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization। यानी भर्ती भावी कर्मचारियों को खोजने और उन्हें संगठन में रिक्त स्थानों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है। So as conclusion, it can be said that recruitment involves identifying sources of potential employees, informing people of job openings, and attracting applicants who have the requisite qualification to perform the job। यानी भर्ती में योग्य कर्मचारियों के स्रोतों को पहचानना, व्यक्तियों को कार्य अवसरों की सूचना देना एवं उपयुक्त योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को कार्य हेतु आकर्षित करना सम्मिलित होता है। तो इस तरह क्लियर है कि जो भर्ती होता है वह एक ऐसा कार्य होता है जिसके द्वारा आवेदकों को रिक्त पदों की सूचना दी जाती है और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और योग्य व्यक्तियों को रिक्त पदों हेतु आमंत्रित किया जाता है। तो जो भी व्यक्ति रिक्विजिट क्वालिफिकेशन को पजेस करते हैं वह व्यक्ति अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से यह वह प्रक्रिया हुई जिससे कि रिक्त पदों के बारे में सूचना देकर आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिक्रूटमेंट की। इसमें नंबर 1 है एस्पेक्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, कि ये मानव संसाधन नियोजन का ही एक आयाम या उसका एक हिस्सा है, क्योंकि मैन पावर प्लानिंग वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सही संख्या में सही समय पर सही प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। तो इस प्रकार भर्ती भी इसका एक अंग हुआ। भर्ती के माध्यम से ही सही संख्या में सही प्रकार के व्यक्तियों को पहचाना जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा है लिंकिंग एक्टिविटी, यानी कि ये जोड़ने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ अ लिंकिंग एक्टिविटी ब्रिंगिंग टुगेदर दोज विद जॉब्स टू फिल एंड दोज सीकिंग जॉब्स, कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्य और कार्य चाहने वाले व्यक्तियों को आपस में जोड़ा जाता है। एंड द थर्ड वन इज़ पॉजिटिव प्रोसेस, कि यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है। इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज द सिलेक्शन रेशियो, दैट इज़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर जॉब ओपनिंग्स, कि इसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ टू वे अफेयर, कि यह द्विस्तरीय कार्य है। इसके जो 2 लेवल होते हैं या 2 जो इसका 2 वे हैं, उनमें एक वे कहलाता है रिक्रूटर और दूसरा कहलाता है रिक्रूटी। सो इट इज़ अ 2 वे अफेयर। इट टेक्स टू complete the recruitment process, the recruiter the person who is recruiting and the recruitee the person who is to be recruited, इसलिए इसको 2 वे अफेयर कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़, कि यह इस तरीके का कार्य है जिसमें कि कई सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड रहती है। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़ रादर दैन अ सिंगल एक्ट और इवेंट। एंड the next is pervasive function. It is a pervasive function of all organization engage in recruiting activity, कि यह वह कार्य है जो सभी प्रकार के उपक्रमों को करना होता है। और अगला है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉब, कि यह एक जटिल कार्य है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉब बिकॉज टू मैनी फैक्टर्स अफेक्ट इट सच एज द इमेज ऑफ द concerned, nature of jobs offered, organizational policies, labor laws, कल्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एट्सेट्रा। यानी भर्ती के कार्य को कई सारी बातें प्रभावित करती हैं, जैसे कि संस्था की ख्याति कैसी है, कार्य का नेचर कैसा है और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ कैसी हैं, लेबर लॉज क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कैसा है, सरकार की नीतियाँ क्या है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही भर्ती का कार्य किया जाता है। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स जॉब। अब बात करते हैं नीड फॉर रिक्रूटमेंट, की भर्ती की आवश्यकता
क्यों होती है? भर्ती की आवश्यकता कई कारणों से होती है, जिनमें पहला है एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन। जब किसी नए संस्थान की स्थापना की जाती है तो स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है, सो इन दैट केस रिक्रूटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। एंड द सेकंड इज़ विद द ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कि जब संस्था का विकास होता है, विस्तार होता है, तब भी स्टाफ रिक्वायर्ड होता है और ज़्यादा संख्या में स्टाफ रिक्वायर्ड होता है। जैसे जैसे उपक्रम का आकार बढ़ता है, स्टाफ की आवश्यकता भी बढ़ती है, तो इसलिए भर्ती की आवश्यकता होती है। और अगला है एम्प्लॉय टर्नओवर, कि जब एक उपक्रम में कर्मचारी उपक्रम को छोड़कर जाने लगते हैं तो वहाँ पर पद रिक्त हो जाते हैं और ऐसी दशा में भर्ती की आवश्यकता होती है। तो कर्मचारी आवर्तन की दशा में या एम्प्लॉय टर्नओवर की दशा में स्टाफ रिक्वायर्ड होता है, एंड और उस स्टाफ को फुलफिल करने के लिए, स्टाफ की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिक्रूटमेंट को अडॉप्ट करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र, कि जब कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है तो जिस स्थान से स्थानांतरित किए जाते हैं वहाँ पर पद रिक्त हो जाता है, इसलिए भर्ती की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है प्रमोशन। सिमिलरली प्रमोशन में जब नीचे के पदों से उच्च पदों पर व्यक्तियों को प्रमोट कर दिया जाता है तो नीचे के पद रिक्त हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है और भर्ती की आवश्यकता अनुभव की जाती है। अब बात कर रहे हैं हम प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट की, भर्ती की क्या प्रक्रिया होती है। भर्ती की प्रक्रिया को मेनली 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। पहला स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारियों की प्रकृति का निर्धारण करना। दूसरा स्टेप है रिव्यू ऑफ प्रेजेंट, दूसरा जो स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करना। और जो तीसरा स्टेप है वो है डिटरमाइनिंग सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि भर्ती के स्रोतों का निर्धारण करना। इस तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कर्मचारियों की प्रकृति का निर्धारण, दूसरा है कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण और तीसरा है भर्ती के स्रोतों का निर्धारण। अब बात कर रहे हैं हम भर्ती के पहले चरण की, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़, की भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण कर्मचारियों के नेचर के डिटर्मिनेशन से रिलेशन रखता है। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और उनमें क्या क्वालिफ़िकेशन और क्वालिटीज़ होनी चाहिए और वो किस प्रकार के कार्यों को करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है, इन सब बातों की जानकारी होना ज़रूरी होता है। और भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारियों की प्रकृति का सही निर्धारण करने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। पहला काम करना पड़ता है जॉब एनालिसिस और दूसरा काम करना पड़ता है रिव्यू ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। तो पहले बात कर रहे हैं हम जॉब एनालिसिस की। जॉब एनालिसिस के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मैन स्पेसिफिकेशन। भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारियों की प्रकृति के निर्धारण के लिए किए जाने वाले कार्य विश्लेषण से 2 बातें ज्ञात होती हैं। एक, भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों द्वारा किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, दूसरा वे कार्य किन किन परिस्थितियों में किए जाएंगे, दूसरा उन कार्यों को करने के लिए भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों में किस प्रकार की योग्यता, क्षमता और कितने अनुभव की आवश्यकता है। तो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो पहली आवश्यकता को पूरा करता है, बताता है कि जो है भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों के कर्तव्य और दायित्वों का पूर्ण स्पष्टीकरण दिया जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन के द्वारा। ये कार्य के बारे में जानकारी देता है। दूसरा है हमारा मैन स्पेसिफिकेशन, जिसको व्यक्ति विशिष्ट विवरण भी कहते हैं। व्यक्ति विशिष्ट विवरण में भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की विशिष्टताओं का वर्णन होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसमें किस प्रकार के एजुकेशनल और प्रोफेशनल और फिजिकल टैलेंट या फिजिकल एबिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक योग्यताओं का निर्धारण इस मैन स्पेसिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि रिव्यू ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ की विद्यमान कर्मचारियों का पुनरावलोकन करना। कार्य विश्लेषण के बाद में प्रैक्टिकेबिलिटी और रियल ग्राउंड में किस प्रकार के स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, इसकी जानकारी के लिए एग्जिस्टिंग स्टाफ का रिव्यू किया जाता है। और इस तरीके से इस स्टडी से ये जानकारियाँ मिलती हैं कि एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है उनका जो क्वालिफिकेशन लेवल है वो क्या है और इन कर्मचारियों के एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग लेवल क्या है, ये कर्मचारी किन स्रोतों से उपलब्ध हुए थे, इसका स्पष्टीकरण,
और ऐसे कर्मचारियों का इंटरेस्ट किस प्रकार का है, इसका विवरण। और इस प्रकार जो जॉब एनालिसिस है और जो रिव्यू ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ है, इनके जो रिकॉर्ड्स हैं, इन रिकॉर्ड्स को रिव्यू करने से भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों का नेचर का डिटर्मिनेशन करना आसान हो जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि हमें किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है और किस प्रकार के कर्मचारी वर्तमान में उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में नेचर ऑफ एम्प्लॉयज़ डिटरमाइन हो जाता है। सेकंड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। यहाँ पे संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करते समय कुछ फैक्ट्स हमारे पास में होने चाहिए। उनमें सबसे पहला है कि प्रेजेंट स्टेटस ऑफ जॉब क्या है। दूसरा ये कि संगठन में भविष्य में होने वाले विस्तार की संभावनाएं क्या हैं। वर्कलोड का एस्टिमेट करना होता है। वर्तमान स्थिति में कर्मचारियों की संख्या कितनी है। वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों से निकट भविष्य में छोड़कर चले जाने वाले या रिटायर होने वाले या प्रमोट होने वाले कर्मचारियों का अनुमान लगाना होता है। अनुमानित संख्या की जानकारी होनी होती है। इसके बाद में है कर्मचारियों के आवर्तन की दर यानी टर्नओवर रेट को भी जाना जाता है। जब ये सारी स्टेटस क्लियर होता है कि कितने रिटायर होने वाले हैं, कितने उपक्रम को छोड़ के जा सकते हैं, वर्कलोड कितना है, वर्तमान कार्य कितने हैं, संगठन में भविष्य में एक्सपांशन की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, इन सबको असेस करके ये जाना जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप की, जो कि है डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती के स्रोतों का निर्धारण। भर्ती के अनेक स्रोत हैं जिनमें मुख्य रूप से दो स्रोत होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल सोर्सेस और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस। इंटरनल सोर्सेस का मतलब होता है कि संगठन के अंदर से ही कर्मचारियों की प्राप्ति करना, भर्ती करना, तो इसको हम आंतरिक स्रोत कहते हैं। आंतरिक स्रोत से जब भर्ती की जाती है तो इससे एम्प्लॉयज़ का मोरल बूस्टअप होता है, क्योंकि उन्हें प्रमोशन मिलता है और उनकी जो जॉब है उसमें स्टेबिलिटी आती है और कर्मचारियों को ऊंचे पद पे पहुंचने के लिए एनकरेजमेंट मिलता है। कर्मचारियों की संस्था की नीतियों का पूरा ज्ञान होता है। और इस विधि के कुछ दोष भी हैं कि जैसे कि सिलेक्शन का जो क्षेत्र है वो लिमिटेड हो जाता है। संस्था में नए कर्मचारियों के नहीं आने से नई प्रतिभा, नए विचारों का आवागमन, शक्ति और संभावनाओं का प्रवाह रुक जाता है। तो जहाँ पर इंटरनल सोर्सेस के कुछ पॉजिटिव्स हैं, वहाँ पे इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं। पुराने कर्मचारियों की जो टेंडेंसी होती है और जो काम करने का तरीका होता है उसमें कोई चेंज भी नहीं आता और वे अपने रूढ़िवादी तरीकों से ही संस्था में कार्यों को करते हैं। और कार्यकुशलता और संगठनात्मक निष्ठा की बजाय उनमें व्यक्तिगत निष्ठा को महत्व दिया जाता है। तो इस तरीके से हर सोर्स के अपने कुछ पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज वो होते हैं जिसमें कि संस्था के बाहर से कर्मचारियों को रिक्रूट किया जाता है। तो संस्था द्वारा बाहरी स्रोतों का उपयोग तब किया जाता है जब भर्ती अधिक मात्रा में करनी हो या संस्था के वर्तमान कर्मचारियों में वांछित प्रतिभा का या योग्यता का अभाव हो। बाहरी स्रोतों से जब भर्ती करते हैं तो इससे सभी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर मिलता है और इसका जो स्कोप है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। संस्था में नवीन ज्ञान और टेक्नोलॉजी और अपडेटेड स्टाफ आ सकता है। संस्था की नवीन तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना संभव होता है। संस्था में जो रूढ़िवादिता है उसमें कमी आती है। और बाहरी स्रोतों के कुछ दोष भी हैं, जैसे कि बाहरी स्रोत से भर्ती करने में अनुभवहीन कर्मचारियों की भर्ती होने की संभावना होती है। भर्ती के इस स्रोत को संस्था के कार्यरत कर्मचारियों को अभी प्रेरणा नहीं मिलती, गलत व्यक्तियों का चयन भी हो सकता है। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी ज़रूरत क्यों होती है और इसका प्रोसेस क्या रहता है। भर्ती के बारे में हमें कुछ और एस्पेक्ट्स भी डिस्कस करने हैं जिनको कि हम फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।